तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके आज के इंपॉर्टेंट सेशन में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बनने वाले हैं दोस्तों ये सारे के सारे सेशंस, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी ईपीएफओ ईओयू की नोटिफिकेशन जो है शॉर्ट नोटिस आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आ चुका है और डिटेल नोटिफिकेशन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ही टाइम में आपका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपकी अभ्यास सीरीज की। देखिए यहाँ पे हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम से कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर आप अपनी ईपीएफ एग्जामिनेशन की बात करें। अगर हम बात करें तो ईओयू में दोस्तों इस एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं पिछले एग्जामिनेशन में। अगर हम एपीएफसी की बात करें तो देखिए जो 2021 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था उस पे हमें कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, बट 2017 के एग्जामिनेशन में हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि क्या अब 2024 का जो एग्जामिनेशन या 25 में जो एग्जामिनेशन होगा, क्या उसमें अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन होंगे? बात तो ये है कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यूपीएससी के एग्जामिनेशन और सोशल सिक्योरिटी एज ए कंपोनेंट दिया हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्कीम्स को छोड़ दीजिए, आप स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन, तो आपको उस पर भी सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी। ठीक है जी। और अगर हम अपने इन अभ्यास सीरीज के सेशंस की बात करें दोस्तों, तो ये इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेशंस जो भी हम आपके साथ ले रहे हैं दोस्तों, उसी सेशन में हमारा जस्ट गिव मी सेकंड दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन के साथ। देखिए अब अगर हम बात करें दोस्तों तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। अगर हम बात करें अभ्यास सीरीज का, तो ये हमारा इन दिस कंटिन्यूएशन ऑफ 13वां सेशन है दोस्तों। इससे पहले मैं आपके 12 सेशन स्कीम्स के ऊपर ऑलरेडी ले चुका हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो सेशंस देखे होंगे। अगर किसी कारणवश आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सेशंस को जरूर देखिए, बिकॉज वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है। और वहां पे अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को जो आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेंशन सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमने वहां पे उन चीजों को वहां पे आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों। बाकी दोस्तों इस सेशन को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए दोस्तों। हमने आपके लिए दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आना है, जहां पे आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको जानना है कि आपके किस एग्जामिनेशन के किस टॉपिक में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और वो कहां से, मतलब कहां से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। प्लस आपको एक इनिशियल जो गाइडलाइन है चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक को डाउनलोड कीजिए, जो कि आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है दोस्तों। मैं तो कहूंगा दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो गाइडबुक को तो आप ऐसे आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर इस गाइडबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे पिछले क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है जी, यानी कि नेशनल एससी एसटी हब के ऊपर जो मैंने आपके साथ पिछली बार स्कीम डिस्कस की थी। ठीक है ना। तो उसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे आज का सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो दोस्तों सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर हियर। ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल के। मैं चाहूंगा दोस्तों आप सबके सब स्टूडेंट्स जो हैं इनका आंसर जरूर, मुझे आंसर जरूर देना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो अब एग्जामिनेशन आ चुका है, तो मैं सबके सब स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप आंसर जरूर देना। ठीक है जी। चलिए तो नेशनल एससी एसटी हब स्कीम के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है नेशनल एससी एसटी हब स्कीम के रिगार्डिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। अब ऑप्शन बी गलत क्यों है दोस्तों, इसको समझते हैं। बिकॉज यहां पे देखिए 49% नहीं, एक्चुअल में 51% शेयर होल्डिंग जो है वो एससी एसटी प्रमोटर्स के साथ होनी चाहिए। बिकॉज इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम का कि ये जो स्कीम है दोस्तों ये रीइंबर्स कर रही है गवर्नमेंट प्रमोटेड ई कॉमर्स प्लॉटर्स को, और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमें एससी एसटी के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को डेवलप करना है। यही हमारा यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत जो है यहाँ पे बन जाती है। बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। ठीक है जी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और अगर हम बात करें दोस्तों आज हम कौन सी स्कीम्स डिस्कस करेंगे, तो लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया कौन सी स्कीम हम जहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी के ऊपर होंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे सुमन स्कीम। ठीक है जी, जिसके 9 साल पूरे हुए हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एट दी एंड
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो चलिए फटाफट में जुड़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर कि यहां इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट नहीं है। याद रखिए, जब भी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी आपसे हर एंगल पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम के क्या की फीचर्स हैं, स्कीम में कौन से इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको मुझे बताना है कि इसका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर बन जाएगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब क्या कि यहां पे सभी के सभी ही एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है। अब थोड़ा सा समझते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की स्कीम है दोस्तों, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था कि हमारे इंडिया में जो हमारा फिशरी सेक्टर है हम उसको कैसे, देखो ये मोटो याद रखना, रिफॉर्म करें, कैसे परफॉर्म करें और एट द एंड कैसे ट्रांसफॉर्म करें। इस मोटो के याद स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मोटो के साथ। अब यहां पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है दोस्तों, मत्स्य संपदा योजना जो कि फिशरी सेक्टर की ग्रोथ की बात कर रही है, इस स्कीम में कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि सेंट्रल सेक्टर है, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट हैं। अब वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट्स कौन से हैं दोस्तों, वो वाले कंपोनेंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जहां पे ऑब्जेक्टिव बेसिकली पता क्या है कि हमें जहां पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नॉन बेनिफिशियरी लेड काम करने हैं। नॉन बेनिफिशियरी लेड काम का मतलब क्या है, आप फ्रेमवर्क बनाओगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करोगे, आप प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के लिए लिंकेज पे काम करोगे, उसको बोलते हैं नॉन बेनिफिशियरी लेड कंपोनेंट, जो कि आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है। ठीक है जी। तो इसका फंडिंग पैटर्न नॉर्मल है 60:40 जो हमारे नॉर्मल सेंटर स्टेट में चलता है, और 90:10 है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न में चलता है। ये इसका फंडिंग पैटर्न है। तो इसलिए यहां पे तीनों के तीनों ही हमारे कंपोनेंट हैं जो कि नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क है, जो यार रूल्स रेगुलेशंस आपको बनाने हैं वो यहां पे होंगे। प्रोडक्शन एनहांसमेंट का मतलब क्या है कि जो फिश फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए काम किया, जैसे सीड देने हैं, आपको लग रहा है ट्रेनिंग देनी है, तो यहां से हो जाएगी। हार्वेस्ट मैनेजमेंट का या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया कि जहां पे आपको एक स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी है तो यहां पे काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्लियर हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन ये था, इसमें से कौन सा हमारा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है जी, कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं आज के अगले सवाल के ऊपर। अब देखिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं आपको ये स्कीम अभी पढ़ा रहा हूं, इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि अगर अब आप जो सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया था स्कीम को लेके, वो है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस को लेके। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस जो हैं उनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर एज अ कंपोनेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसी के ऊपर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के अंदर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की गई है और इंफॉर्मेशन बताई भी गई है। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों इस कंटेक्स्ट में कि यहां पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस को लेकर अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड कर रही है इसको। फिर लिखा केरला इसकी इंप्लीमेंटेड, केरला ने ये जो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस थे इनको इंप्लीमेंट किया था दोस्तों 2019 में, तो केरला ने इसको स्टार्ट किया था। दूसरा आता है दोस्तों आपका पॉइंट कि इट अलाउ सी टर्टल्स टू एस्केप ट्रॉल नेट्स टू रिड्यूस दी बाय कैच मोर्टेलिटी। तो क्या ये चीज इसके अंदर हुई थी कि यार सी टर्टल्स को बोला कि आप जो बाय कैच मोर्टेलिटी है उसको कम कर सकें। ठीक है जी, बताइए यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यहां पे पहली स्टेटमेंट जो गलत है। देखिए अगर हम बात करें तो ये 100% जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, बट यहां पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है। तो यहां पे क्या है, अगेन 60% पैसा सेंटर दे रहा है, 40% पैसा आपका स्टेट दे रहा है। अब देखो समझो इस चीज को, कैसे आप इस चीज को समझ सकते हो। मैंने पिछली क्वेश्चन में क्या पढ़ाया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है जहां पे आपका नॉन बेनिफिशियरी लेड काम होगा। अब ये काम जो है टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस, ये आप क्या कर रहे हो, एक बेनिफिशियरी को बेनिफिट तो नहीं हो रहा ना, ये आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ना कोई एक आप कह सकते हैं इनिशिएटिव ऐसा रोल जिससे कहीं ना कहीं फार्मर्स को मदद करिए, बट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला ने इसको 2019 में स्टार्ट किया था और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किया है
आयकर के CIFT इंस्टीट्यूट ने, ठीक है जी, इसने इसको डेवलप किया है। और जितनी भी हमारी नो कोस्टल एरिया, जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, उन सब के अंदर मैरीन फिशरीज जो रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लिया है या फिर इसको हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब याद रखना कि ये ना एक कंपोनेंट है मत्स्य संपदा योजना के बारे में, जिसके बारे में अभी रिसेंटली सरकार ने जानकारी दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस के ऊपर ही सवाल आए और आपसे पूछा जाए क्या ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कंपोनेंट है, तो वो भी आप याद रखना कि बहुत बच्चे सोचे कि यार एनवायरमेंट की न्यूज आ गई, नहीं, ये स्कीम का न्यूज है, याद रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के ऊपर, जो कि आ जाता है दोस्तों ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम को लेकर, जो कि आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर दी जाती है, ठीक है जी। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों इसका आंसर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, जो कि मत्स्य संपदा योजना के अंदर दी जा रही है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है कि मैन और वुमेन फिशरीज इन द एज, और मैन और वुमेन फिशर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स शैल बी एलिजिबल, क्या एलिजिबिलिटी 18 से 70 साल है। दूसरा पूछा गया दोस्तों जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है जी, क्या वो दिए जाते हैं अगर एक्सीडेंट के लिए दिए जाते हैं 25,000 रुपए के लिए, क्या वाकई में ऐसे आपको पेमेंट मिलती है या नहीं मिलती। फिर आ जाता है नो बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन इज एनविसाज्ड अंडर द स्कीम, बेनिफिशियरी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो इस कंटेक्स्ट में आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है जी, बताइए। अब दोस्तों देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है, बिकॉज ना ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की मैंने आपसे ऑलरेडी इन्हीं सेशंस में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपके साथ पढ़ाई हुई है। तो कहीं ना कहीं काफी बच्चे इसको सुरक्षा बीमा योजना से मिस कम्युनिकेट हो जाता है कि सुरक्षा बीमा योजना से हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा कुछ था, तो समझा दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन को भी समझेंगे। यहाँ पे आंसर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। समझते हैं दोस्तों स्कीम के बारे में। अब देखिए जो फिशरमैन हैं या फिर जो हमारे फिशरीज को लेके जो हमारे सेक्टर्स हैं या कोई आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो फिशरी सेक्टर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके लिए हमने ये स्कीम जो है स्कीम के अंदर लॉन्च की गई। हमने बोला 18 to 70 ईयर्स की हमने आपके लिए रख दी है जी यहाँ पे एज ब्रैकेट। उसके अंतर्गत हम आपको क्या देंगे, 5 लाख रुपया देंगे अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, 2.5 लाख देंगे अगर किसी बंदे की पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, और 25,000 रुपया दिया जाएगा आपको एज अ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम। इस स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सरकार ने ये भी बोला है कि कोई भी हम बेनिफिशियरी से पैसा नहीं लेंगे, तो ये सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो पे कर रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम को लेके जो आपका कंफ्यूजन आता है कि सर सुरक्षा बीमा योजना भी हमने एक पढ़ी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो डिफरेंस क्या, देखिए डिफरेंसेस अगर पहली बात बोलो तो सिमिलैरिटी एक ही है कि ये 18 to 70 ईयर्स के लिए आती है, ठीक है जी, वो एक जनरल इंश्योरेंस है, ये मैरीन इंश्योरेंस होगी एक हिसाब से, मैरीन सेक्टर के लिए होगी या फिर फिशर सेक्टर के लिए होगी। फिर दोस्तों वहां पे आपको 2 लाख रुपया मिलता है इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, 1 लाख रुपया मिलता है इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, बट यहां पे क्या है 5 लाख और 2.5 लाख रुपया है। तीसरी बात है वहां पे कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलते हैं, यहां पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना, बिकॉज जब आप जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स पढ़ोगे ना, यही पॉइंट्स है जहां पे मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार क्या था, मैंने पढ़ा था 18 to 70 ईयर्स, वो पढ़ा तो था कोई इंश्योरेंस स्कीम, ये याद रखना, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के अगले सवाल के ऊपर, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को यहां पे लेके, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। कितना डू नॉट वरी, मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूं कौन से सोर्सेज आप ले सकते हैं, कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा, बट पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर सारे क्वेश्चन मैं आपके लेता हूं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है जी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी मत्स्य संपदा योजना को लेके। क्या ये जो नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक है ये सेटअप किया गया है सभी इंपोर्टेड फिश स्पीशीज के लिए, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि हम इनको इंक्रीज करेंगे ताकि जो फिशरमैन है या फिर फिशर सेक्टर है उनकी बार्गेनिंग पावर हम बढ़ा सकें। फिर हमने बोला है किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जो है वो भी एक्सटेंड की जाएगी फिशर्स
फिश फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के साथ साथ। फिर बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा एक लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्टिव ट्रेडिशनल फिशर्स फैमिलीज ड्यूरिंग द फिश बैन लीन फॉर 3 मंथ्स एनुअली। क्या ऐसा कुछ बोला है कि जब लीन पीरियड आता है, जो हमारे सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड या ट्रेडिशनल फिश फार्मर्स हैं, उनको 3 महीने का एक आप कहीं ना कहीं लीन पीरियड का फायदा भी सरकार उनको देगी। तो मान लीजिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे देगी। तो बताइए जी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। अब देखिए इस कंटेक्स्ट में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत है, बिकॉज जो नेशनल नेटवर्क फॉर ब्रूड बैंक्स है ना, वो सभी स्पीशीज के लिए नहीं है, या ना फिर ऐसा है कि हमको इंपोर्टेड स्पीशीज के लिए कर रहे हैं। वो जो हमारी कमर्शियल सभी के सभी कमर्शियल स्पीशीज जो होंगी ना यार, वो होगा यहाँ पे आंसर, उनको इंक्लूड किया गया और उनके लिए आप ब्रूड बैंक सेटअप कर रहे हो। ब्रूड बैंक्स बेसिकली सिंपल भाषा में क्या होते हैं, ब्रूड बैंक्स होते हैं दोस्तों कि आप एक ऐसे स्पेसिफिक बैंक्स बनाओगे जहां पे आप जो शिप्स है ना, उनको कहीं ना कहीं छोटे छोटे बक्सों में आप उनको प्रिजर्व कर रहे हो, उसको बोलते हैं ब्रूड बैंक्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। क्लियर जी। अब आते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल के ऊपर, जो मत्स्य संपदा योजना के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपके साथ जितने क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस किया मत्स्य संपदा योजना के ऊपर दोस्तों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है यार, काफी बड़ी स्कीम है ये, और एक बहुत बड़े सेक्टर को टारगेट कर रही है। ठीक है, जनरली अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे पेंशन सेक्टर के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर से स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर आप बात करें ईओ का एग्जामिनेशन जो 2023 में एग्जामिनेशन हुआ है, अटल वायो अभ्युदय योजना एमपी लेट स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया है। एमपी लेट स्कीम हमारी किससे रिलेट करती है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात है। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो हमारे सिर्फ पेंशन सेक्टर की स्कीम पढ़नी चाहिए थी, पेंशन सेक्टर पर तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा यार उन्होंने। तो इसीलिए हर ऐसा सेक्टर जो आपके सोशल सेक्टर से रिलेट करता है, हमें उन सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी हमसे एग्जामिनेशन अच्छी तरह हम कर पाएंगे। तभी इन सेशंस को हमने इतना बढ़ाया है दोस्तों, तभी हम यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट स्कीम्स को यहाँ पे आपके साथ अच्छी तरह डिस्कस करें, ताकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपकी स्कीम कवर हो जाए। अब यहां पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हमें फिशरीज पोटेंशियल, फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें मॉडर्नाइज करना है और स्ट्रेंथन करना है हमारे वैल्यू चेन सिस्टम को, हमें डबल करना है जी फिशरीज और फिश फार्मर्स इनकम को और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, और तीसरा बोला गया है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर फिशरीज सेक्टर। तो बताइए जी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बताइए दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। यार यहां पे ना ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर डी। सुनने को लग रहा है सभी स्टेटमेंट्स ही सही हैं, इनकरेक्ट कैसे हैं। देखो यार यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली बात किया गया हम नई टेक्नोलॉजीज को यूज करें, बट यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहते हैं, बट क्या हम डेडिकेटली हमने ऐसा लिखा है कि एआई की बात करेंगे, नहीं। बहुत बच्चे हमें समझे कि नहीं नहीं सर मॉडर्नाइजेशन में तो क्या पता यही भी आ जाए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा। ये मत्स्य संपदा योजना का पार्ट नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही यूज कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज या इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने के लिए। वी माइट टेक अ हेल्प ऑफ एआई आल्सो, बट दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, और यूपीएससी में जो वर्ड्स हैं उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज यूपीएससी ऑब्वियसली एप्लीकेबिलिटी कैन बी वन थिंग, बट अगर आप उन स्कीम्स को समझोगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे बताया गया है, वो सब चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये जो हमने 5 सवाल डिस्कस किए ना, इस 5 सवाल के अंतर्गत आपकी मत्स्य संपदा योजना आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आपकी वो क्लैरिटी या थॉट आपको मिल गया होगा। हमने यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्कीम के बारे में डिस्कस किया, क्या ये स्कीम बनाना चाहती थी, क्या इस स्कीम का उद्देश्य था। और थोड़ा सा मैं अगर आपको और बताऊं दोस्तों, तो ये बेसिकली जो स्कीम है उसका मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हम 2024-25 तक, ठीक है, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी ना, तो कुछ टारगेट थे 24-25 तक, और उसमें यही बोला गया। पहला बात तो बोला गया कि यार ये हम करना चाहते हैं, हार्नेस करना चाहते हैं, हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। अब आते हैं कि हमने 2024-25 तक के कुछ टारगेट स्कीम के अंदर रखे थे, और टारगेट क्या थे। मैंने बोला एनहांस कीजिए प्रोडक्शन को, कितना, हमने बोला था 5 टन पर हेक्टेयर तक हम अपनी एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। फिर बोला गया जो फिशरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बढ़ा देंगे कितने तक, वो बढ़ा देंगे 9% तक। ठीक है जी। फिर बोला गया था डबल कर देंगे फार्मर्स की इनकम,
फिश फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे। फिर बोला गया था हम लोग जो एक्सपोर्ट है उसको कोशिश करेंगे 1 लाख करोड़ रुपीज तक ले जाएं, 1 लाख करोड़ रुपीज तक एक्सपोर्ट लेके जाएंगे। देखो दो चीजें याद रखना यार, फिश फार्मर की इनकम आप डबल करना चाहते हैं, बट जो फिश फार्मर की इनकम है वो लिखी नहीं हुई थी। हमने कैसे बोला, उसके लिए हमने बोला हमने एक्सपोर्ट का टारगेट पक्का रखा कि उसको तो हम 1 लाख करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं, ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। फिर आता है जी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, मैंने बात की थी कि वो सेंट्रल कंपोनेंट है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को आपके ने क्या बोला, उसको हम कम करना चाहते हैं कि जितने वहां पे लॉसेस हैं, तो वो लॉसेस ना 20-25% के अराउंड थे जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2020 के आसपास। फिर सरकार ने बोला इसको हमें 10% तक कम करके लेके आना है, ये हमारा टारगेट है 2024-25 तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप सबको पता होनी चाहिए जब हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करते हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके जो भी डाउट है ना, शिखर जैसे आपका भी डाउट है, कीर्तना आपका भी डाउट है, मैं सब डाउट्स लूंगा एंड में। मुझे है कि एक बार हम स्कीम्स को कवर कर लें, फिर हम सब डाउट डिस्कस करें, क्या ये फ्री बैचेस आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या ये फ्री बैच है, हम सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं जी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम के बारे में, जो सुमन स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में भी देखने को मिली है। तो आपको मुझसे जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सुमन स्कीम को लेके, बताइए जी। ठीक है जी, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सुमन स्कीम को लेके? क्या सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स और मदर्स जो 6 महीने पोस्ट डिलीवरी के लिए क्या वो एलिजिबल हैं सुमन स्कीम के अंदर? स्कीम एश्योर करता है कंप्लीटली फ्री और डिग्निफाइड केयर ओनली ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप्स। क्या यार एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में बात करता है, सिर्फ एंटीनेटल चेकअप्स तक। फ्री ट्रांसपोर्ट भी देगा होम से लेके हेल्थ इंस्टीट्यूशन। फिर क्या बोलता है, जीरो एक्सपेंस सी सेक्शन डिलीवरी भी अवेलेबल होगी इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। अब देखो यार, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं ना, तो बी और डी ऑप्शन आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को देखोगे तो क्वेश्चन को समझोगे, यूपीएससी हमें कभी भी डायरेक्ट हिंट नहीं देगा। यूपीएससी कभी भी हमसे डायरेक्ट पूछेगा नहीं इतना कि यार अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूपीएससी हमें स्टेटमेंट्स के बीच में छोटे छोटे ऐसे वर्ड देगा जहां से हमें हिंट मिलता है कि यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लग रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, हो सकता है एक स्टेटमेंट को मैं पिक कर लूं। ठीक है जी, अब देखो ये क्या चीज है। यहां पे दोस्तों अगर हम बोल रहे हैं कि एंटीनेटल चेकअप तक की बात है, तो सी सेक्शन डिलीवरी की बात कैसे हो गई? या तो बी गलत होगा या डी गलत होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना यार, दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर एक्चुअल में ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए सुरक्षित, अगर हम बात करें सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम के बारे में, ठीक है ना, तो ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि देखिए जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या मदर्स हैं उनको 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी जो है हम उनको बेनिफिट दें। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बोला है जो हम फ्री केयर देंगे, सिर्फ हम देंगे यहाँ पे क्या क्या करेंगे, एंटीनेटल चेकअप करेंगे, हम आपका डिलीवरी एक्सपेंस देखेंगे, हम आपके पोस्ट नेटल केयर्स देखेंगे, हम आपकी जो सिकनेस अगर आपको होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको भी यहाँ पे मैनेज करेंगे, और इवन अगर बच्चों को सिकनेस हो जाती है तो उसको मैनेज करेंगे। इसलिए आता है सुरक्षित मातृत्व अभियान। मातृत्व तो तभी होगा ना जब डिलीवरी हो जाएगी, तो वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है जी इन कंटेक्स्ट ऑफ सुमन स्कीम। सर्विसेज अंडर सुमन आर अवेलेबल ओनली फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या ऐसा है? क्या सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है? फिर बोला गया है कि ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर देगा ओनली अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या ऐसा है? क्या सिर्फ इसी के अंदर देगा? फिर लिखा है स्कीम सिर्फ एंटीनेटल और डिलीवरी सर्विसेज जो है उसको कवर करता है, नॉट पोस्टमार्टम और काउंसलिंग। यार ये तो मैंने ही आपको बताया है कि यहां पे आंसर क्या होगा, तो मैंने अभी डिस्कस किया है। ठीक है जी, और फिर पूछा गया है यहां पे कि स्कीम गारंटीज अर्ली इनिशिएशन एंड सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है? यहां पे दोस्तों अगर अगेन बात करें थोड़ा सा, हम अगर इसको बहुत कॉमन सेंसिकल, जो मैं आपको साथ हर सेशन में डिस्कस करता हूं, जब भी आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम से क्वेश्चन देना, थोड़ा सा ना एप्लीकेबिलिटी पे ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना, समझने पे ध्यान देना। अगर आपने स्कीम समझी हुई है तभी आप इन स्कीम्स को अच्छी तरह कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ये स्कीम्स आपके लिए मुश्किल बन जाएंगी यार, बहुत मुश्किल बन जाएंगी। यहां पे दोस्तों समझो, यहां पे ऑप्शन डी सही है। अब देखो समझते इस चीज को, क्या ये स्कीम सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए लॉन्च की गई थी? नहीं, स्कीम जो है वो सभी वुमेन्स के लिए लॉन्च की गई थी, यूनिवर्सल स्कीम है, सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए लॉन्च नहीं की गई थी। दूसरा, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर ही कैश ट्रांसफर होता है? तो ये याद रखना, जो ये ऐसे कीवर्ड्स है ना, ये यूपीएससी के फेवरेट कीवर्ड्स हैं, ओनली, एक्सक्लूसिवली,
इस पे यूपीएससी बहुत खेलता है, खेल चुका है, तो याद रखना है। देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर नहीं, जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए बेनिफिट है, मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, दोनों के लिए ही बेनिफिट दिए जाते हैं। और ये सिर्फ एंटीनेटल सर्विसेज नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एंटीनेटल सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग काउंसिल्स, जो बाकी चीजें हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये स्कीम जो है वो क्या स्कीम है। ये स्कीम दोस्तों, सॉरी, वुमेन की नहीं थी, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है यार। ये 2019 के आसपास लॉन्च की गई थी और इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, हमारी मदर्स हैं, या हमारे जो बच्चे जिनको आप कह सकते हो कोई सिक इन्फेंट का मतलब कोई बच्चे को कोई आपकी सिकनेस हो रही है, उनको हम कैसे यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काउंसलिंग देते हैं, एंटीनेटल केयर दे रहे हैं, मैनेजमेंट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवरी जो है शोर रहे, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मिले, क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको एक बर्थ फैसिलिटीज जो दे सकते हैं वो देने जाते हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, न्यू बॉर्न्स हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। एटलीस्ट आपको 4 एंटीनेटल केयर्स जो वो दिए जाते हैं। बच्चे के लिए आप वैक्सीनेशन की फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हो, फिर आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हो। अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी स्कोप दिया जाता है कि यार कोई इमरजेंसी हो तो उसको आप कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपको जो पोस्टमार्टम सर्विसेज हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। काउंसलिंग है यार, कि आपको काउंसलिंग यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप वहां पे सिर्फ आप बच्चे की बात करो, ना सिर्फ आप लेडीज की बात करो, आप यहाँ पे काउंसलिंग की बात भी कर रहे हो कि अगर कोई काउंसलिंग देनी हो माँ बाप को तो वो भी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है। तो ये था जी अबाउट दी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम। अब बात करते हैं हमारी आज की फाइनल स्कीम ऑफ द डे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आप बात करें वुमेन को, हम लोग ना सोशल सिक्योरिटी में वुमेन सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी कंटेक्स्ट में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी। अब मेरा सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कंटेक्स्ट में यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है जी। अब आपको मुझे बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो बोला गया है कि एक नया कंपोनेंट है आपके समर्थ्य सब स्कीम के अंदर। तो क्या ये समर्थ्य सब स्कीम के अंदर आता है? अब देखो यार एक चीज और बताता हूं, जब आप मिशन शक्ति स्कीम पढ़ोगे तो उसके 2 कंपोनेंट आते हैं, समर्थ्य और संभल। तो किस में आता है ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है ओनली बेनिफिशियरीज विद ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज आर एलिजिबल। देखो यार, अब अगर दूसरे टाइम पे आपके ट्विन्स होंगे या ट्रिपलेट्स होंगे तो क्या वो एलिजिबल हैं? ये ट्विन ट्रिपलेट्स वाले भी हैं, उसके साथ साथ अगर किसी के सिंगल चाइल्ड होता है और वो गर्ल चाइल्ड होता है तो क्या वो एलिजिबल है? दूसरा आता है स्कीम जो है वो पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज को जो है टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड को इंसेंटिवाइज करना चाहता है, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और चौथा स्टेटमेंट आता है दोस्तों, द बेनिफिट्स अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 2 लिविंग चाइल्ड विद कंडीशंस। तो सिर्फ फर्स्ट 2 लिविंग चाइल्ड्स के ऊपर ही आता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट यहां पे दिया कि नहीं दी। अब क्वेश्चन पूछा यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताइए जी यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे दोस्तों पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मातृ वंदना योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। अब देखिए मैंने ना बोला था 2 चीजें हैं, समर्थ्य और संबल। समर्थ्य कंपोनेंट है कि आपको वुमेन को समर्थता यानी कि काइंड ऑफ एम्पावरमेंट देनी है। ऑब्वियसली बात है, मातृ वंदना योजना का मतलब है अगर आप एक वर्किंग वुमेन है या आप एक वुमेन है, आपको हो सकता है वेज लॉस हो जाए, कोई ना कोई यार आप काम कर रहे हो तो आपको वेज लॉस हो सकता है। उस वेज लॉस की आपको चिंता ना हो, अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सके, उसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम लॉन्च की थी। और बिल्कुल सही है जी, समर्थ कंपोनेंट के अंदर, बिकॉज समर्थ है एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट ही कर रहा है ना वुमेन को, तो ये चीज है। फिर आ जाता है ट्रिपलेट, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, उन्होंने बोला है जो बेनिफिट है ना फर्स्ट टाइम पे तो अगर बेटा हुआ है या बेटी हुई है किसी में भी आपको मिल जाएगा, बट सेकेंड टाइम में जो है अगर सिर्फ गर्ल चाइल्ड है तो वही आता है, बेनिफिट इज गिवन टू गर्ल चाइल्ड। ठीक है जी, मल्टीपल बर्थ नहीं है। तो ये जरूर बोला गया है दोस्तों कि हाँ यार अगर आपकी गर्ल्स दूसरी बार में दोनों गर्ल हो गई, ठीक है, ट्विन गर्ल्स हो गई या ट्रिपलेट गर्ल्स होगी, तो फिर आपको सरकार ने बोला है कि स्पेशल प्रोविजन आपको सरकार ने दी है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को दिया जाता है कि ट्विन्स या ट्रिपलेट्स इनको नहीं दिया जाता, दूसरी चाइल्ड गर्ल हो उस पे दिया जाता है दूसरी बार बेनिफिट।
ये इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं है कि दूसरी बार ट्विंस या ट्रिपलेट्स, ऐसा नहीं दिया हुआ है। स्कीम बिल्कुल पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है और ये इंसेंटिवाइज भी कर रहा है, ठीक है जी, जो हमारी वुमेन गर्ल चाइल्ड है उसको उसके बर्थ को इंसेंटिवाइज कर रहा है, तभी यहां पे आपको सेकंड टाइम इंसेंटिव इसके अंदर दिया जाता है। अगला सवाल है जी, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऊपर। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा कैसे है, देखिए, ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है, गवर्नमेंट जॉब है, तो कैसे हैं जी बताइए। अब बोला वुमेन इन ग्रेड 4 गवर्नमेंट जॉब्स आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। द बेनिफिट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इज 6,000 गिवन इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट। क्या 6,000 पर सिंगल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। दूसरा है जी, कंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है वो दिया जाएगा टू कॉम्पेंसेट फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग द मैटरनिटी। अब यहां पे आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। यहां पे एक्चुअली दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, पहली दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए, अगर आप वर्किंग वुमन है, रेगुलर जॉब कर रही हैं, तो आप इस स्कीम का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए अगर मैं बोलूं रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट बेनिफिट्स दिए हैं जो गवर्नमेंट रूल्स के अंदर आते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर आते हैं, तो वो चीज डिफरेंट, वो चीज नहीं इंक्लूड होती। अब फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको 6,000 रुपीज नहीं, फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको एक्चुअली 5,000 रुपीज दिए जाते हैं, दो इंस्टॉलमेंट में, 3,000 और 2,000। दूसरी अगर आपकी बर्थ होती है तो फिर आपको 6,000 रुपीज दिया जाता है, जो कि सिंगल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक स्कीम हियर। अब थोड़ा सा दोस्तों समझते हैं स्कीम के बारे में, फिर हम इसके होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और फिर आपको जो है, जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं कैटर करता हूं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बोला कि ये कॉम्पेंसेशन जो वेज है उसके लिए बेसिकली जो पार्शियल लॉस ना हो जाए उसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या है, ठीक है जी, मातृ वंदना योजना, यानी कि मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति, ये इसका मोटो है स्कीम का, ठीक है जी। अब इस स्कीम के अंदर जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों, जो SC/ST वुमेन्स हैं, हमारी जो वुमेन्स आप कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आती हैं, ठीक है जी, या फिर ई श्रम पोर्टल के अंदर आते हैं, नरेगा के अंदर आ रहे हैं, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनके पास आप कह सकते हैं आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दिया तो वो यहां पे एलिजिबल हैं। बट बिल्कुल सही बात है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, उनको एक्सक्लूड किया गया है, या फिर किसी महिलाओं ने पहले ही बेनिफिट लिया किसी और स्कीम के अंदर, तो वो यहां पे एलिजिबल नहीं होती हैं, ठीक है जी। अब आपको जैसे मैंने बोला बेनिफिट है 5,000 रुपए का दिया जाता है 2 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट बर्थ चाइल्ड के ऊपर, सेकंड बर्थ चाइल्ड के ऊपर 6,000 रुपीज दिया जाता है। अब उसके लिए आधार नंबर यहां पे मैंडेटरी किया गया कि आपको जो बेनिफिट दे जाएंगे वो आधार के बेस पे ही यहां पे दिए जाएंगे, ठीक है जी। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी स्कीम काम कर रही है। अब सरकार ने बोला है कि अगर मिस कैरेज आ जाता है या फिर आपकी कोई प्रेगनेंसी में इशू आता है तो वो चीज इंक्लूड यहां पे नहीं होती, ये याद रखना। मिस कैरेज आता है, कोई प्रेगनेंसी में इशू आ जाता है, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर, उसके बाद आपको रिकंसीडर यहाँ पे किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और इसी के साथ ही आपको मुझे बताना है इस होमवर्क क्वेश्चन के बारे में कि इसका आंसर यहाँ पे क्या है। फटाफट में मुझे बता दीजिए दोस्तों इन दी चैट सेक्शन के इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है, ठीक है जी। चलिए जी, चलिए दोस्तों, तो बता दीजिए इसका आंसर। और सेशन को एंड करने से पहले अब एक ग्रेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए दोस्तों, जैसा कि मुझे काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों, तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हम सेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये फ्रीली सेशंस को आप पक्का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे अगर आप एक प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, मुझे बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करनी है, तो उस केस में आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं दोस्तों, जहां पे हमने बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली शुरू से लेकर अंत तक, आपकी यूपीएससी कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मुझे तो सर मेरे को यूपीएससी की तैयारी की है, मेरा क्वांट रीजनिंग भी अच्छा है, मुझे सिर्फ जो ये स्पेशल सब्जेक्ट्स आते हैं जो यूपीएससी से डिफरेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है, ठीक है जी, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, मुझे सर वो करने हैं, तो यार आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी, इस तरह के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि मैं सुन रहा था, शिखर का एक डाउट था कि सर क्या ये फ्री बैच थी। शिखर एक्चुअल में ना फ्री बैच नहीं है, बट ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसका नाम है अभ्यास सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, ताकि आप अगर आपने चीजें पढ़ी हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आप उसके बारे में जानकारी ले सके, ठीक है जी। देन कीर्तना हैज अ डाउट कि सर वेयर इज द सोर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सो कीर्तना, अगर मैं बात करूं,
हमने इसी चैनल पे ना गवर्नमेंट स्कीम्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो कि हमने रेगुलेटरी बॉडीज और एपीएफसी ईओयू में भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं उन सेशंस को, ठीक है। दैट यू कैन ऑल्सो वर्क, यू कैन ऑल्सो अप्रोच दैट ऑल्सो। इसी इन द सेम यूट्यूब चैनल यू विल फाइंड द प्लेलिस्ट फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। Yes, on the other hand, if you want a comprehensive preparation, then you can subscribe to the master course of EduTap also. अब इसको आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज edutap.in पे, आपको www.edutap.in पे जाना, कोर्सेज पे जाइए, तो यहाँ पे आपको यूपीएससी के ईपीएफओ कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन ईपीएफओ कोर्सेज में जो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि आपको स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है। तो ये हमारे कोर्सेज हैं दोस्तों, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बोला, टेस्ट सीरीज है, आपके स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है जो मैंने आपको बताया था, और आपका ये मास्टर कोर्स है। अब प्रेजेंटली आपको यहाँ पे 52% ऑफ यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो आप इस पर, और देखो ये मैं ये नहीं कह रहा, ये आपके कोर्स जो हैं, ये आपके जो अपडेशन है दोस्तों, वो होती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए कोर्स आपके डिस्काउंट जो है वो बदलते रहेंगे, तो आप जितना जल्दी हो सके इन कोर्सेज को यहाँ से अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, लाइव क्लासेस हैं, आपकी कंसेप्ट नोट्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सॉल्व पीवाईक्यू से फुल लेंथ टेस्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, कंसेप्ट नोट्स है, सॉल्व पीवाईक्यू से चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट है। यहाँ पे आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, और वीकली मैंने टॉक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है दोस्तों स्कीम को लेके, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको यहाँ पे आपका कैटर करने की कोशिश करता हूँ। तो आगे अब मैं आपके डाउट्स के लिए यहाँ पे हूँ। अगले 2-3 मिनट कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, हम उस डाउट को यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं। और बाकी मुझे ये भी बताइए दोस्तों, आपको सेशंस हमारे कैसे लग रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि यार हाँ सर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और कितने बच्चे ऐसे जिनके आज हमने जो 9 क्वेश्चंस कवर किए हैं, कितने ऐसे जिनके 9 में से 9 क्वेश्चंस ठीक हुए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम ना स्कीम्स को समझते हैं, और यूपीएससी की टेंडेंसी रही है, यूपीएससी जब भी हमसे स्कीम्स पे सवाल पूछेगा ना, तो स्कीम्स पे हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत टेस्ट करता है यूपीएससी। हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें, समझने की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत यहाँ पे मैटर करेगी, बिकॉज आप कहिए ना कहिए, है तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन, और यूपीएससी अपने लेवल के लिए माना जाता है, तो लेवल अच्छा होगा इन एग्जामिनेशंस का, ठीक है, क्योंकि पोस्ट बढ़िया तो लेवल भी आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, किसी को डाउट है? लक्ष्मण का डाउट है, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। लक्ष्मण देखिए, जो हमारा कंटेंट है या जो हम पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली सेशंस हम लोग बाइलिंगुअल ले रहे हैं, आपके साथ हिंदी में भी बात कर रहे हैं जब मैं सेशंस ये वाले लेता हूं। बट अगर मैं कोर्स के कंटेंट की बात करूं लक्ष्मण, या फिर जब हम यूट्यूब के कंटेंट की बात करें, तो सेशंस हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंग्लिश में है, कंटेंट इंग्लिश में, कंटेंट हिंदी में नहीं है यार। बात जो हम आपसे कर रहे हैं, जो सेशंस पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप आते हैं सेशंस में, तो हम हिंदी में आपको वहां पे चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं जी। चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। अब मिलेंगे आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे पुराने सेशंस को जरूर देखिए दोस्तों। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का 13वां सेशन है। ऑन एंड एवरेज में बात करूं तो 35-40 स्कीम्स आपकी हो चुकी हैं, तो आप इन स्कीम्स को रिवाइज कीजिए, इनको दोबारा देखिए। कोई डाउट आता है दोस्तों, आप हमें ईमेल कर दीजिए, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब वाले सेशंस में आके आप मुझसे पूछ लीजिए सर मुझे डाउट है, तो हम उन डाउट्स को यहाँ पे आपके रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए जी, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते